नमस्ते विद्यार्थियों, यूसी ऑनलाइन क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं सुरेंद्र मेनारिया, फैकल्टी लाइब्रेरी साइंस। ये जो टॉपिक लेकर के आया हूँ मैराथन क्लासेस, ये परसों जो 2 तारीख को आपके लाइब्रेरी सेकंड ग्रेड के एग्ज़ाम होने वाले हैं, उसमें स्टूडेंट ने डिमांड की थी कि सर ऐसे टॉपिक बताओ 5-10 जो जितने आप बता सको इस कम समय में, जिसमें से प्रश्न निश्चित रूप से आता है। तो उन टॉपिक को मैं लेकर के आया हूँ जिनमें से 99% संभावना रहती है इन टॉपिक से प्रश्न बनने की। 1% तो भगवान के ऊपर है, मैं कोई एग्जामिनर या पेपर सेटर नहीं हूँ, लेकिन 99% मैं दावा करता हूँ कि जो मैं टॉपिक आज पढ़ा रहा हूँ वहाँ से प्रश्न आपके 100% आएगा। ठीक है, जो मैं 10 टॉपिक पढ़ा रहा हूँ उसमें से आप मान के चलो 10 जो प्रश्न बता रहा हूँ उनमें से 7 प्रश्न आपको देखने को एग्जाम में निश्चित रूप से मिलेंगे। ये मैराथन क्लास में आपके लिए लेके आया हूँ। अब इसमें जो पहले टॉपिक की बात करें तो पहला जो है वो इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्षों से प्रश्न पूछा जाता है। पहला प्रश्न कहाँ से पूछा जाता है? इंपीरियल लाइब्रेरी, जो बाद में नेशनल लाइब्रेरी बनती है, उसके अध्यक्षों से प्रश्न पूछा जाता है। किससे प्रश्न पूछा जाता है? अध्यक्षों से। अध्यक्षों से। तो इन अध्यक्षों की शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है आपको। जा हरी जप असउदुल्ला केशवन। क्या याद रखनी है? जा हरी जप असउदुल्ला केशवन। असउदुल्ला केशवन। देखो 1836 में कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी और स्थापना 1835 में हुई थी, लेकिन शुरुआत 21 तारीख को फरवरी 1836 को 21 मार्च 1836 को कलकत्ता पब्लिक लाइब्रेरी की शुरुआत हुई थी। तो जा हरी जप असउदुल्ला केशवन, ये शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है किसकी? अध्यक्षों की। ठीक है, अब ये क्या है सर? तो ये अध्यक्षों की शॉर्ट ट्रिक और यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में। तो पहला जा से हो जाएगा जॉन मैकफार्लेन। जॉन मैकफार्लेन ये ब्रिटिश म्यूजियम लाइब्रेरी के असिस्टेंट लाइब्रेरियन थे और फिर क्या इनको इंपीरियल लाइब्रेरी का प्रथम लाइब्रेरियन बना दिया था। तो पहली बात ये याद रखना है कि ये प्रथम लाइब्रेरियन थे। किसके? इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम लाइब्रेरियन। इनका कार्यकाल कब था? 1902 से लगाकर 1907 तक इनका कार्यकाल था। कहीं पे 1902 से 1906 भी देखने को मिलेगा। ठीक है, वो इनका जॉन मैकफार्लेन का कार्यकाल था। तो प्रश्न ये बनता है प्रथम अध्यक्ष कौन? जॉन मैकफार्लेन, प्रथम लाइब्रेरियन इंपीरियल लाइब्रेरी के। दूसरा हरि से क्या हो जाएगा? हरिनाथ डे। प्रश्न ये बनता है कि इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन कौन थे? तो वो हरिनाथ डे थे। इनका कार्यकाल 1907 से लेकर 1911 तक रहता है और ये इंपीरियल लाइब्रेरी के प्रथम भारतीय लाइब्रेरियन थे। तीसरा जब से हो जाएगा जेपी या जेए चैपमैन। जेपी या जेए चैपमैन। चैपमैन ये इंपीरियल लाइब्रेरी के अध्यक्ष बनते हैं 1911 में और ये 1930 तक रहते हैं। कब तक रहते हैं? 1930 तक रहते हैं। ठीक है, तो जेपी चैपमैन। तो प्रश्न पूछा जाता है कि चहुमुखी विकास, इंपीरियल लाइब्रेरी का चहुमुखी विकास किसके कार्यकाल में हुआ? इंपीरियल लाइब्रेरी का। तो चहुमुखी विकास या सर्वाधिक विकास पूछे तो किसके कार्यकाल में हुआ? जेपी चैपमैन के कार्यकाल में हुआ। अब जो बात करते हैं फिर असउदुल्ला के बाद, जेपी चैपमैन के बाद चौथा के.एम. असउदुल्ला। के.एम. असउदुल्ला। असउदुल्ला से भी प्रश्न पूछा जाता है लगभग हर एग्जाम में। प्रश्न क्या पूछा जाता है? भारत में लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा करने वाले प्रथम भारतीय कौन? के.एम. असउदुल्ला। पहली बात तो लाइब्रेरी कहाँ से किया? पंजाब विश्वविद्यालय से किया। कहाँ पे? वर्तमान पाकिस्तान में, जो तत्कालीन पाकिस्तान में पढ़ता था पंजाब विश्वविद्यालय, वहाँ से के.एम. असउदुल्ला ने 1915-16 में लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा किया था। 1915-16 में। ठीक है, तो भारत में लाइब्रेरी साइंस में डिप्लोमा करने वाले प्रथम भारतीय के.एम. असउदुल्ला 1935 में प्रारंभ किया था। ठीक है, और 1935 में प्रारंभ किया था। ठीक है, प्रशिक्षण कोर्स कितने? 6 महीने का। 6 महीने का। कब तक चला? 1945 तक चला। 1945 में बंद कर दिया गया। ये इंपॉर्टेंट बात याद रखनी है असउदुल्ला के बारे में। और ये 4 अध्यक्ष। और 5वां है बी.एस. केशवन। बी.एस. केशवन। प्रश्न पूछा जाता है भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन। प्रश्न क्या बनता है? भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन? तो कौन? राष्ट्रीय पुस्तकालय के बी.एस. केशवन। भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन। प्रथम लाइब्रेरियन।
और INB के जनक भी इन्हीं को कहा जाता है। INB के जनक किसको कहा जाता है? केशवन को कहा जाता है। तो भारत में राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन कौन? BS केशवन। इनके कार्यकाल के बारे में पूछे तो 1947 से 1963 तक, 1947 से 1963 तक ये लाइब्रेरियन रहे थे। तो इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन पूछे तो भी केशवन। बहुत सारी पुस्तकें क्या पढ़ाती है? KM असदुल्ला इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन थे, ये गलत है। इंपीरियल लाइब्रेरी के अंतिम लाइब्रेरियन पूछे तो भी BS केशवन, और भारत के राष्ट्रीय पुस्तकालय के प्रथम लाइब्रेरियन पूछे तो भी आपको क्या करना है? BS केशवन करना है। इसकी पिक ले लो पटाख से जी। अध्यक्षों, अब जो दूसरी बात करते हैं, जो प्रश्न आपके पूछा जाता है वो पूछा जाता है अधिनियम से। और अधिनियम में भी कहाँ से पूछा जाता है? या तो दे देंगे कि कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, कौन सा अधिनियम कब पारित हुआ, क्या है वो, कितने राज्यों में टोटल अधिनियम पारित हो चुका है? 19 राज्यों में। अब जो अधिनियम में पूछा जाता है कि उपकर लेने वाले कितने राज्य हैं, तो उपकर केवल 5 राज्य लेते हैं। कितने राज्य लेते हैं? अधिनियम तो 19 राज्यों में पारित हुआ, लेकिन उपकर सिर्फ 5 राज्य लेते हैं। उन 5 राज्यों की शॉर्ट ट्रिक क्या है? उन 5 राज्यों की शॉर्ट ट्रिक के बारे में बात करें अपन, ठीक है? तो आपको शॉर्ट ट्रिक याद रखनी है, मानक हक 583। क्या याद रखना है? मानक हक 583। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, ठीक है? फर्स्ट मद्रास, ठीक है? दूसरा आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, ठीक है? मद्रास का नाम परिवर्तित हो गया है, ये याद रखना आप, ठीक है? और तीसरा कर्नाटक, यानी कि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक या मद्रास को एक ही बात है, ठीक है? यहाँ ये 3 राज्य, और हक से हो जाएगा ह से हरियाणा व क से केरल। ये 5 राज्य क्या लेते हैं? पुस्तकालय उपकर लेते हैं। अब किस रूप में लिया जाता है? ये प्रश्न बार बार पूछा गया है, बार बार। तो 583 से क्या याद रखना है? मद्रास 5 पैसे किसके रूप में लेता है? प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर के रूप में। किसके रूप में? प्रॉपर्टी टैक्स, संपत्ति कर के रूप में जो पैसा आता है उसमें से 5 पैसा किसके विकास में जाता है? मद्रास में 5 पैसा सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में जाता है। फिर 8 भी क्या है? पैसा। 8 भी क्या है? पैसा। ये है हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। क्या है? गृह एवं संपत्ति कर, हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। क्या याद रखना है? हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स। हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स का कितना? 8 पैसा आंध्र प्रदेश में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास पर खर्च होता है। किसके रूप में? कर किस रूप में लेता है? गृह एवं संपत्ति कर के रूप में लेता है। और इसमें से जो कर आता है उसका 8 पैसा किसमें खर्च होता है? आंध्र प्रदेश सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में। अब क्या है? 3 से हो जाएगा 3% है ये। और किसका? लैंड रेवेन्यू। लैंड रेवेन्यू, लैंड रेवेन्यू मतलब भू कर या भूमि कर, जिसको कहते हैं भू या भूमि कर। भूमि कर 3% भूमि कर का जो जमा होता है उसका 3% कर्नाटक में सार्वजनिक पुस्तकालय के विकास में खर्च होता है। अब बचा हरियाणा व केरल। हरियाणा व केरल भी कर तो किस रूप में लेता है? हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में ही लेता है। कर किस रूप में लेता है? हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में। लेकिन इनका जो कर है वो फिक्स नहीं है, यानी कि निश्चित नहीं है। अकॉर्डिंग टू डिमांड इनको दिया जाता है, निश्चित नहीं है। जैसे इनका 3 का निश्चित है कि मद्रास 5 पैसे प्रॉपर्टी टैक्स का, आंध्र प्रदेश 8 पैसा हाउस एंड प्रॉपर्टी का, कर्नाटक 3% लैंड रेवेन्यू भूमि कर का, ठीक है? तो आप पैसे 5 पैसे मद्रास का फिक्स, आंध्र प्रदेश का 8 फिक्स, कर्नाटक का 3% है, याद रखना। लेकिन हरियाणा का फिक्स नहीं है। लेकिन लेता किस रूप में है? हाउस एंड प्रॉपर्टी टैक्स के रूप में लेता है, ये ध्यान रखना। और इसमें से निकाल करके पुस्तकालय के विकास में हरियाणा व केरल को अकॉर्डिंग टू डिमांड प्रदान कर दिया जाता है। क्लियर टॉपिक? पिक ले लो। अब जो देखो इसके बाद में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पुस्तक चयन के सिद्धांत से पूछा जाता है। किससे पूछा जाता है? पुस्तक चयन के सिद्धांत। तो पुस्तक चयन के सिद्धांत में पहला नाम जो आता है वो आता है मेलविल डेवी का। मेलविल ड्यूई का। मेलविल ड्यूई ने पुस्तक चयन का सिद्धांत कब दिया?
1876 में। कब? 1876 में मेलविल ड्यूई ने पुस्तक चयन का सिद्धांत पारित किया था। अधिकतम पाठकों को न्यूनतम कीमत पर सर्वोत्तम पुस्तकें। यह सिद्धांत किसका था? पुस्तक चयन का सिद्धांत ये मेलविल डेवी का था। ठीक है, अधिकतम पाठकों को न्यूनतम कीमत पर सर्वोत्तम पुस्तकें प्रदान करना, यह सिद्धांत किसने दिया? 1876 में मेलविल ड्यूई ने दिया। अब जो सिद्धांत दिया था वो दिया था एल.आर. मैकाल्विन। ये सिद्धांत सबसे ज़्यादा एग्जाम में पूछा गया है। सिद्धांत क्या है? डिमांड एंड सप्लाई थ्योरी। किसने दी? एल.आर. मैकाल्विन ने दी। कब दी? 1925 में दी। ठीक है, हिंदी में क्या कहते हैं? मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत। किसने दिया? एल.आर. मैकाल्विन ने दिया। मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? एल.आर. मैकाल्विन ने दिया। कब दिया? 1925 में दिया। याद रखना। ठीक है, इनके कहने का अर्थ है, इनकी एक परिभाषा भी एग्जाम में कभी कभी पूछ ली जाती है कि पुस्तकें एक सफेद कागज पर काले अक्षर के सिवा कुछ नहीं है जब तक कि उन्हें मांग के द्वारा उपयोगी नहीं बना दिया जाए। वापस सुन लो, पुस्तकें सफेद कागज पर काले अक्षर के सिवा कुछ नहीं है जब तक कि उन्हें मांग के द्वारा उपयोगी नहीं बना दिया जाए। तो मांग एवं पूर्ति का सिद्धांत किसने दिया? एल.आर. मैकाल्विन ने दिया। एफ.डब्ल्यू. ड्रूरी का सिद्धांत। एफ.डब्ल्यू. ड्रूरी का सिद्धांत कब दिया इन्होंने? सिद्धांत 1930 में दिया। कब दिया? 1930 में दिया। ठीक है, इनका सिद्धांत क्या था? राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, यानी कि उचित पाठक को उचित समय पर उचित पुस्तक प्रदान करना। उचित पाठक को उचित समय पर उचित पुस्तक प्रदान करना। राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम, या यूं भी आ जाए, सही पाठक को सही समय पर सही पुस्तक प्रदान करना, या राइट बुक टू द राइट रीडर एट द राइट टाइम। ठीक है, तो ये सिद्धांत किसने दिया? एफ.डब्ल्यू. ड्रूरी ने दिया। फिर जो सिद्धांत है अपने रंगनाथन साहब। ठीक है, रंगनाथन साहब का जो सिद्धांत है उसमें जो 5 लॉज के जो प्रथम 3 लॉज हैं वो इम्पोर्टेंट है। वैसे पांचों इम्पोर्टेंट है, पांचों है इसमें सिद्धांत में, लेकिन पहले 3 ज़्यादा महत्वपूर्ण। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ कि सिर्फ 3 ही है। 5 लॉज जो है वो पांचों इम्पोर्टेंट है पुस्तक चयन के सिद्धांत में, लेकिन अगर सर्वाधिक महत्वपूर्ण पूछे तो प्रथम 3 लॉ। ठीक है, पहला पुस्तकें उपयोगार्थ है, दूसरा प्रत्येक पाठक को उसकी पुस्तक मिले, तीसरा प्रत्येक पुस्तक को उसका पाठक मिले। ये 3 इंपॉर्टेंट है। चौथा सेव द टाइम ऑफ द रीडर्स, पाठक का समय बचाए। और पांचवा ग्रंथालय एक वर्धनशील जीव है, लाइब्रेरी इज एन ग्रोविंग ऑर्गेनिज्म। ठीक है, तो ये 5 सिद्धांत रंगनाथन ने पुस्तक चयन के लिए उपयोगी माने हैं। तो यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, तो पिक ले लो इसकी फटाक से आप, फिर आगे अपन पढ़ते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है संदर्भ सेवा से। अब ये संदर्भ सेवा क्या है? पाठक का पुस्तक से संपर्क स्थापित करवाने के लिए जो व्यक्ति सेवा देता है उस सेवा को संदर्भ सेवा कहा जाता है। यानी कि पुस्तक का पाठक से संपर्क स्थापित करवाना, यानी कि उसको जो पुस्तक चाहिए, राइट पुस्तक राइट पाठक को प्रदान करना, यही क्या है? संदर्भ सेवा है। ठीक है, अब संदर्भ सेवा से जो प्रश्न पूछा जाता है वो पहली बात, इसकी थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। देखो, संदर्भ सेवा की शुरुआत क्या है? संदर्भ सेवा की शुरुआत कहाँ पे हुई? सबसे पहले अमेरिका में हुई। कब हुई? 1875 के आसपास। संदर्भ सेवा की शुरुआत कहाँ पे हुई? अमेरिका में। शुरुआत कहाँ हुई? अमेरिका में। कहाँ पे हुई? यूएसए में हुई। कब हुई?
1875 के आसपास, 1875 के आसपास। ये बात किसने कही? सैमुअल रोथस्टिन ने कही, सैमुअल रोथस्टिन ने कही। किसने कही? सैमुअल रोथस्टिन। किसने कही? सैमुअल रोथस्टिन ने कही कि संदर्भ सेवा की शुरुआत 1875 के आसपास अमेरिका में हुई। तो कंसेप्ट क्लियर हो गया कि वर्ल्ड में कहाँ पे हुई संदर्भ सेवा की शुरुआत? अमेरिका में। कब हुई? 1875 के आसपास हुई। ये बात किसने कही दुनिया को? सैमुअल रोथस्टिन ने कही। अब जो दूसरा है, प्रश्न पूछा जाता है कि मिनिमम मिडलिंग मैक्सिमम सिद्धांत किसने दिया? तो वो भी किसने दिया? सैमुअल रोथस्टिन ने दिया। मिनिमम मिडलिंग मैक्सिमम सिद्धांत किसने दिया? सैमुअल रोथस्टिन ने दिया। अब देखो, संदर्भ सेवा का जनक किसे माना जाता है? संदर्भ सेवा की विचारधारा का जनक, विश्व में संदर्भ सेवा की विचारधारा का जनक। तो प्रश्न पूछा जाए कि संदर्भ सेवा की विचारधारा का जनक किसे माना जाता है, तो संदर्भ सेवा की विचारधारा का जनक विश्व में जो माना जाता है वो सैमुअल स्वेट ग्रीन या एस ग्रीन को माना जाता है। सैमुअल स्वेट ग्रीन या एस ग्रीन, ठीक है, कहीं पे लिखा होगा सैमुअल एस ग्रीन या सैमुअल स्वेट ग्रीन। संदर्भ सेवा की विचारधारा का जनक सैमुअल स्वेट ग्रीन को माना जाता है, ठीक है। इन्होंने 1877 में, 1877 में, ठीक है, इन्होंने क्या है 1877 में संदर्भ सेवा को क्या माना है? व्यक्तिगत तौर पर दी जाने वाली सेवा माना है, यानी कि व्यक्तिगत सेवा माना है। क्या माना है? व्यक्तिगत सेवा माना है। और संदर्भ सेवा की विचारधारा का जनक भी पूछे तो कौन है? सैमुअल स्वेट ग्रीन। और मिनिमम मिडलिंग मैक्सिमम सिद्धांत पूछे तो किसने दिया? सैमुअल रोथस्टिन। और दुनिया को किसने बताया कि संदर्भ सेवा की शुरुआत यूएसए में 1875 के आसपास हुई? ये बताने वाला जो विद्वान था वो कौन था? सैमुअल रोथस्टिन। लेकिन आपसे संदर्भ सेवा की विचारधारा का जनक पूछे तो सैमुअल स्वेट ग्रीन। यानी कि संदर्भ सेवा के प्रारंभकर्ता पूछे, संदर्भ सेवा की विचारधारा का जनक पूछे, एक ही बात है, सारे आंसर वही होंगे, ठीक है। अब देखो, भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ कब हुआ? मेन प्रश्न जो बनता है वापस, भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ, भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ। देखो, भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ की बात करें तो भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ 1929-30 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। किसके द्वारा किया गया? भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ 1929-30 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। कहाँ पे किया गया? मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया। कहाँ पे किया गया? मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया। मद्रास विश्वविद्यालय में किया गया। तो भारत में संदर्भ सेवा का जनक पूछे तो कौन? डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन। विश्व में संदर्भ सेवा की विचारधारा का जनक पूछे या संदर्भ सेवा का प्रारंभकर्ता पूछे, कैसे भी प्रश्न घुमाए, तो वो कौन है? सैमुअल स्वेट ग्रीन है, ठीक है। और भारत में संदर्भ सेवा का प्रारंभ कब हुआ? 1929-30 में डॉक्टर एस.आर. रंगनाथन द्वारा किया गया। कहाँ किया गया? मद्रास विश्वविद्यालय में। अब प्रश्न बनता है कि भारत में कौन से विश्वविद्यालय में संदर्भ विभाग की सर्वप्रथम स्थापना हुई? यहाँ पे संदर्भ सेवा का प्रारंभ हुआ है, विभाग की स्थापना नहीं हुई है। तो संदर्भ सेवा के विभाग की स्थापना भी 1937 में सर्वप्रथम रंगनाथन द्वारा ही क्या है? मद्रास विश्वविद्यालय में की गई। कहाँ पे की गई? मद्रास विश्वविद्यालय में। किसकी? संदर्भ विभाग की स्थापना। किसकी? संदर्भ विभाग की स्थापना भी क्या है? भारत में सर्वप्रथम कहाँ पे हुई? मद्रास विश्वविद्यालय में हुई। विभाग पूछे तो 1937 में हुई विभाग की स्थापना। सेवा पूछे तो 1929-30 में मद्रास विश्वविद्यालय में रंगनाथन द्वारा सेवा की शुरुआत की गई। लेकिन अगर यूँ पूछे कि 1900 मद्रास विश्वविद्यालय में, यहाँ पे कभी कभी यूँ भी पूछ लेता है कि स्वतंत्र विभाग की स्थापना, तो बात वो की वही हो गई है। स्वतंत्र विभाग की स्थापना पूछे, स्वतंत्र विभाग की स्थापना पूछे, स्वतंत्र, तो भी वही बात हो गई। स्वतंत्र संदर्भ विभाग की स्थापना पूछे या संदर्भ विभाग की स्थापना पूछे तो 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय में हुई है, ठीक है।
अब देखो कथन किसका, रंगनाथन का कथन, किसका, रंगनाथन का कथन, किसके बारे में, संदर्भ सेवा के बारे में, रंगनाथन का कथन। क्या कथन, उन्होंने क्या कहा था कि संदर्भ सेवा पाठकों तथा प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सेवा है। क्या है, इन्होंने भी क्या माना है, संदर्भ सेवा को व्यक्तिगत माना है, व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सेवा है। पाठकों तथा प्रलेखों के मध्य व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सेवा है। क्या है, किसने कहा, ये व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सेवा है, ये रंगनाथन ने कहा। तो रंगनाथन ने भी संदर्भ सेवा को क्या माना, व्यक्तिगत माना, और सैमुअल स्वैटग्रीन ने भी इसको व्यक्तिगत माना था। फिलाडेल्फिया में वही विचार उन्होंने 1877 में दोहराए थे। ठीक है, तो संदर्भ सेवा पाठकों तथा प्रलेख में व्यक्तिगत रूप से दी जाने वाली सेवा है। कहीं पे आपको ये मिलता है कि संदर्भ सेवा उचित समय पर उचित पाठकों को उचित पुस्तक प्रदान करना व्यक्तिगत रूप से, तो वो भी रंगनाथन का ही है। ठीक है, ये बात हो गई। ठीक है, अब संदर्भ सेवा में क्रांति कब आई, प्रश्न बनता है। तो संदर्भ सेवा में क्रांति लाने का काम, क्रांति जो है वो 1909 में SLA की स्थापना के बाद आई, स्पेशल लाइब्रेरी एसोसिएशन की स्थापना के बाद आई। इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, वाशिंगटन में, अमेरिका में। ठीक है, तो संदर्भ सेवा में क्रांति 1909 में SLA की स्थापना के बाद आई। ठीक है गुरु, समझ में आ गया, SLA की स्थापना के बाद आई। संदर्भ सेवा में क्रांति कब आई, 1909 में SLA की स्थापना के बाद आई। ठीक है, अब बात करते हैं जेम्स आई वायर की। इन्होंने एक सिद्धांत दिया था, वो पूछा जाता है, कौन सा सिद्धांत, कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल। ठीक है, इंग्लिश में याद रखना है आपको, बाइलिंगुअल पेपर आता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, हिंदी याद नहीं हो तो भी कोई बात नहीं। जेम्स आई वायर ने कंजर्वेटिव, मॉडरेट एंड लिबरल सिद्धांत किसने दिया, जेम्स आई वायर ने दिया। कब दिया, 1930 में दिया। इनकी किताब भी पूछी जाती है, टेक्स्ट बुक ऑन रेफरेंस। टेक्स्ट बुक ऑन रेफरेंस किसकी किताब है, टेक्स्ट बुक ऑन रेफरेंस किसकी किताब है, तो टेक्स्ट बुक ऑन रेफरेंस जो किताब है वो जेम्स आई वायर की है। इसी किताब में 1930 में उन्होंने कंजर्वेटिव, मॉडरेट और लिबरल सिद्धांत दिया। W.A. केट्स ने संदर्भ सेवा के बारे में क्या कहा है, W.A. केट्स, ये पूछे जाते हैं, इंपॉर्टेंट है। W.A. केट्स, इन्होंने कहा था कि शोध व्यूह रचना अंधेरे में दर्पण देखने के समान है, अंधेरे में दर्पण देखने के समान है। अर्थात जो शोध का जो कार्य किया जाता है उसमें आगे, जब तक कि आप आगे नहीं बढ़ोगे, उसमें नहीं जाओगे, आपको कुछ भी दिखाई नहीं देता है। तो इन्होंने इस संदर्भ सेवा के संदर्भ में ये कथन जोड़ा जाता है और ये पूछा जाता है एग्जाम में, इसलिए इसको मैं पढ़ा रहा हूँ। W.A. केट्स, ये कथन किसने दिया, शोध व्यू रचना अंधेरे में दर्पण देखने के समान है, आपको याद रखना है। तो ये W.A. केट्स ने दिया, किसने दिया, W.A. केट्स ने दिया। शोध व्यू रचना अंधेरे में दर्पण देखने के समान है, ये किसने कहा, तो ये W.A. केट्स ने कहा। अब अंतिम जो है वो है लुईस सॉर्स। इन्होंने कहा था कि संदर्भ सेवा का पुस्तकालय में वही महत्व है, संदर्भ सेवा का पुस्तकालय में वही महत्व है, पुस्तकालय में वही महत्व है, संदर्भ सेवा का पुस्तकालय में वही महत्व है जो बुद्धिमत्ता का सैन्य बल में, बुद्धिमत्ता का सैन्य बल में, जो बुद्धिमत्ता का सैन्य बल में। ये किसने कहा,
ये लुईस सोर्स ने कहा। संदर्भ सेवा का पुस्तकालय में वही महत्व जो बुद्धिमत्ता का सैन्य बल में। ये सारकरण सेवा या एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। सार जो है ग्रंथों का वो इसमें प्रकाशित किया जाता है, उसे एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस। डिटेल से पढ़ेंगे कभी आगे क्लास में, अभी टाइम नहीं है। अभी आपको सिर्फ इम्पोर्टेंट चीज़ें मुझे बतानी। एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस जिसको हिंदी में कहा जाता है सारकरण सेवा। सारकरण सेवा। अब जो प्रश्न है मेन, जो 2-3 एब्स्ट्रैक्टिंग सर्विस पूछी जाती है, एक है ISA, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट, इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, किसके द्वारा? 1965 से प्रकाशित। किसके द्वारा? इंसडॉक द्वारा। इंसडॉक द्वारा। ठीक है गुरुजी, समझ में आ गया। ठीक है, अब इंसडॉक और निस्कम का विलय करके 2002 में क्या बना दिया गया? 2002 में इसको विलय करके क्या बना दिया? निस्केर बना दिया। तो वर्तमान में इसका कौन करता है? निस्केर इसका प्रकाशन करता है। किसका? इंडियन साइंस एब्स्ट्रैक्ट का। ठीक है, 1965 से। ये जब प्रकाशित होती थी तब क्या थी? इसकी आवृत्ति क्या थी? मासिक। वर्तमान में इसकी आवृत्ति क्या है? वर्तमान में सेमी मंथली यानी कि अर्ध मासिक। वर्तमान में इसकी आवृत्ति क्या है? सेमी मंथली यानी कि अर्ध मासिक। समझ में आ गया? अब बात करते हैं ILSA, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। अब इसका प्रकाशन जो करता वो कौन है? आइजलिक। कब से प्रकाशित हो रही है? 1967 से। आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक। इसकी आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक यानी कि जिसको क्वार्टरली कहते हैं। क्वार्टरली। ठीक है, समझ में आ गया। इल्सा, इंडियन लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट, आइजलिक द्वारा 1967 से प्रकाशित, और इसकी आवृत्ति क्या है? त्रैमासिक। पिक ले लो, फिर लिसा पढ़ाता हूं। अंतरराष्ट्रीय सारकरण सेवा है लिसा। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, अब इसका प्रकाशक कौन है? प्रकाशक वो है LA UK, लाइब्रेरी एसोसिएशन UK द्वारा प्रकाशित। UK द्वारा प्रकाशित। ठीक है, अब जो है 2002 में भी क्या है? इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन साइंटिस्ट और लाइब्रेरी एसोसिएशन UK को मिलाकर किसकी स्थापना कर दी गई? CLIP की स्थापना कर दी गई। कब की गई? 2002 में। ये भी ठीक है। किसको? IIS और LA UK को मिलाकर CLIP की स्थापना कर दी गई। ठीक है गुरुजी, 2002 में कर दी गई। ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या है, ये जो प्रकाशन है पहले कौन करता था? LA UK, 2002 के बाद CLIP के अंतर्गत आ गया। अब जो बात करते हैं, देखो 1950 से लगाकर 1968 तक, 1968 तक इसका नाम क्या था? लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। इसका क्या नाम था? लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। क्या नाम था इसका? लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट। ठीक है, LSA। कब से? 1950 से 1968 तक। ठीक है, समझ में आ गया। 1969 में
इसमें क्या जोड़ा गया, इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा गया, इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1969 में इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा गया। कब जोड़ा गया, 1969 में। तो अभी 1969 के बाद इसको क्या जाना जाता है, लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। लाइब्रेरी एंड इंफॉर्मेशन साइंस एब्स्ट्रैक्ट के नाम से जाना जाता है। प्रारंभ में 1950 से 68 लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट प्रकाशन LAUK लाइब्रेरी एसोसिएशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम के द्वारा प्रकाशित। वर्तमान में 2002 में इसका विलय करके ISI को इसको विलय करके सिलिप बना दिया गया। ठीक है, अब बात करते हैं 1969 से इसको इसमें इंफॉर्मेशन शब्द जोड़ा गया। प्रारंभ में इसकी आवृत्ति क्या थी, प्रश्न पूछा जाता है। तो प्रारंभ में इसकी जो आवृत्ति थी, ठीक है, वो थी बाई मंथली। बाई मंथली मतलब द्विमासिक, यानी कि 2 महीने में एक बार प्रकाशित होती थी। 2 महीने में एक बार प्रकाशन, ठीक है, एक बार प्रकाशन, यानी कि द्विमासिक थी इसकी आवृत्ति या बाई मंथली थी। वर्तमान में इसकी आवृत्ति क्या है, मासिक है। वर्तमान में इसकी आवृत्ति क्या है, मासिक है। वर्तमान में इसकी आवृत्ति क्या है, मंथली है। ठीक है, समझ में आ गया। वर्तमान में मंथली है, पहले बाई मंथली थी। ठीक है, यानी कि वर्ष में 6 संस्करण प्रकाशित होते थे इसके पहले, और अब 12 होते हैं, यानी कि मासिक इसकी आवृत्ति हो गई है। इंफॉर्मेशन शब्द 1969 में आया, 1950 तक लाइब्रेरी साइंस एब्स्ट्रैक्ट था, LAUK द्वारा प्रकाशित। वर्तमान इसको मर्ज करके स्लिप में मर्ज करके 2002 में इसका गठन कर दिया। प्रबंधन में, मैनेजमेंट में, मैनेजमेंट में पूछा जाता है, पहला प्रश्न पूछा जाता है, प्रबंध की वैज्ञानिक विचारधारा के जनक। वैज्ञानिक विचारधारा के जनक, विचारधारा के जनक कौन है? तो प्रबंध की वैज्ञानिक विचारधारा के जनक कौन है? FW टेलर। FW टेलर। FW टेलर। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट इनकी पुस्तक है, 1911 में प्रकाशित। द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब प्रकाशित हुई है? 1911 में प्रकाशित हुई। ठीक है, 1911 में प्रकाशित। तो प्रबंध की वैज्ञानिक विचारधारा के जनक कौन है? तो FW टेलर। पुस्तक द प्रिंसिपल ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कब? 1911। अब आपसे पूछे सिर्फ प्रबंध के जनक, प्रबंध के जनक यानी कि मैनेजमेंट के जनक पूछे तो वो है हेनरी फेयोल। हेनरी फेयोल, ठीक है, प्रबंध के जनक। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। ठीक है, 1915 एक पुस्तक लिखी थी, द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट। किसने लिखी? हेनरी फेयोल ने। किसने? प्रबंध की विचारधारा, प्रबंध के जनक पूछे हेनरी फेयोल, प्रबंध की वैज्ञानिक विचारधारा के जनक पूछे तो कौन है? FW टेलर। ये याद रखना है। द जनरल एंड इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट पुस्तक किसकी है? हेनरी फेयोल की। प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। किसने क्या दिए? प्रबंध के 14 सिद्धांत दिए। 14 सिद्धांत। ठीक है, प्रबंध के कितने सिद्धांत दिए इन्होंने? 14 सिद्धांत दिए। ठीक है, अब इसके बाद में जो प्रबंध से इंपॉर्टेंट एक बार पिक ले लो, चलो। 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। 7 एलिमेंट्स ऑफ मैनेजमेंट। प्रबंध के 7 तत्व। क्या? प्रबंध के 7 तत्व। यहाँ से भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है
और कौन है ये प्रबंध के 7 तत्व कौन से? पोस्ट कॉर्प। क्या है प्रबंध के 7 तत्व? पोस्ट कॉर्प। पी से हो जाएगा प्लानिंग, ओ से हो जाएगा ऑर्गेनाइजिंग, एस से हो जाएगा स्टाफिंग, डी से हो जाएगा डायरेक्टिंग, को से हो जाएगा कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग आर से, और बी से बजटिंग। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग ये किसने दिए हैं? पोस्ट कॉर्प, लूथर गुलिक, व उर्विक ने। लूथर गुलिक व उर्विक ने ये सिद्धांत दिए। कब दिए? 1937 में दिए। प्रबंध के 7 तत्व किसने दिए? लूथर गुलिक ने। पोस्ट कॉर्प ये बार बार पूछा गया, शॉर्ट फॉर्म डाल देंगे। ठीक है, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग और बजटिंग। ठीक है, आपको क्या पढ़ना है? 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस पढ़ना है। ठीक है, 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, यहाँ से प्रश्न आएगा। मैं बता रहा हूँ कहाँ से प्रश्न आएगा। 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस से प्रश्न आएगा। ठीक है, जो रंगनाथन के द्वारा प्रकाशित 1931 में प्रकाशित हुई थी ये किताब। ठीक है, प्रतिपादन 1928 में मीनाक्षी कॉलेज अन्नामलाई नगर में हुआ था। इनसे प्रश्न जरूर आएगा। ठीक है, दूसरा जो प्रश्न आपके जो पूछा जाएगा वो प्रश्न जो मेन पूछा जाएगा 5 लॉज ऑफ लाइब्रेरी साइंस, ये 5 लॉज से डीपली प्रश्न पूछा जाएगा। और 5 लॉज में से भी पांचवा जो सूत्र है उससे सर्वाधिक प्रश्न पूछे जाते हैं इफ्ला के प्रोग्राम से। इफ्ला के प्रोग्राम। ठीक है, यूएपी, यूबीसीआईएम, पीएसी, यूडीटी। ठीक है, यूनिवर्सल अवेलेबिलिटी पब्लिकेशन, प्रिजर्वेशन एंड कंजर्वेशन, यूनिवर्सल डाटा फ्लो एंड टेलीकम्युनिकेशंस, ये सारे इफ्ला के प्रोग्राम है। ये आपको इफ्ला के प्रोग्राम पढ़ने हैं। उसके बाद में जो प्रश्न पूछा जाता है वो पूछा जाता है, अगर आईएलएस से मैं कहूँ कि प्रश्न कहाँ से बनता है, तो आईएलएस से प्रश्न बनता है कि अबगिला बहुत बार पूछा गया है। अबगिला क्या है गुरुजी? अबगिला 1949 से इसका प्रकाशन प्रारंभ हुआ, पत्रिका है, और 1953 तक प्रकाशित हुई। ठीक है, एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन, इसकी फुल फॉर्म होती है एनाल्स बुलेटिन ग्रंथालय ऑफ इंडियन लाइब्रेरी एसोसिएशन। ये किसका प्रकाशन है? था ILA का। ठीक है, यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। ठीक है, ये आपको पढ़ना है। कहाँ से प्रश्न पूछा जाएगा? डॉक्टर SR रंगनाथन से। देखो रंगनाथन का बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, आपका जो सेकंड यूनिट है उसमें से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। इसमें सेकंड यूनिट में से भी प्रश्न पूछे जाएंगे। वर्गीकरण में, क्लासिफिकेशन में, कॉलन क्लासिफिकेशन से प्रश्न बनता है। ठीक है, सूचीकरण में भी इनके सिद्धांत है, वहाँ से प्रश्न पूछा जाता है। तो डॉक्टर SR रंगनाथन के बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो डॉक्टर SR रंगनाथन जो है, इनका जन्म कब हुआ? 12 अगस्त। ये इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे लड़के कंफ्यूज्ड है, कहीं लिखा हुआ है 9 अगस्त। 9 अगस्त तो वो सिर्फ क्या है, इनकी मैट्रिक की मार्कशीट के अनुसार है, मैट्रिक की मार्कशीट में। ठीक है, बाकी रंगनाथन ने खुद कहा है कि मेरा जन्म कब हुआ है? 12 अगस्त 1892 को। तो प्रश्न बनता है कि भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? तो भारत में पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस 1984 में प्रारंभ हुआ। कब प्रारंभ हुआ? 1984 में प्रारंभ हुआ।
ठीक है। और कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को मनाया जाता है पुस्तकालय अध्यक्ष दिवस, ठीक है। अब दूसरा है पुस्तकालय दिवस, सिर्फ लाइब्रेरी डे कह रहा हूँ मैं। प्रश्न जो नेक्स्ट बनता है कि लाइब्रेरी डे कब मनाया जाता है? लाइब्रेरी डे मनाया जाता है 14 नवंबर को। कब मनाया जाता है? 14 नवंबर। और भारत में कब से मनाया जा रहा है? 1968 से, 1968 से मनाया जा रहा है। कब से मनाया जा रहा है? 1968 से, ठीक है। अब नेक्स्ट जो है पुस्तकालय सप्ताह से भी प्रश्न पूछा जाता है कि पुस्तकालय सप्ताह, ठीक है, तो ये मनाया जाता है 14 से 20 नवंबर, ठीक है। और इसकी शुरुआत भी 1968 में हुई थी भारत में। कब मनाया जाता है? 14 से 20 नवंबर मनाया जाता है, ठीक है। ये प्रश्न 2018 में KVS में भी पूछा गया था कि लाइब्रेरी वीक कब मनाया जाता है, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट है ये सारे प्रश्न, ठीक है। अब रंगनाथन का जन्म इम्पोर्टेंट है, ठीक है। उसके बाद में इनके बारे में विश्लेषण करूं तो शियाली इनके गांव का नाम है, ठीक है। रामामृत पिता का नाम है, ठीक है। और रंगनाथन इनके खुद का नाम है, ठीक है। जन्म हो गया इनका, ठीक है। उसके बाद में इन्होंने 1916 में गणित में MA किया। MA मतलब मास्टर इन अरिथमेटिक, ठीक है। गणित में MA किया। BA किया इन्होंने, फिर उसके बाद में MA किया। गणित के प्राध्यापक थे। तो 1917 में क्या, ये बेंगलुरु में प्रथम बार सहायक प्राध्यापक के रूप में नियुक्त हुए। तो इन्होंने इनकी जर्नी कब प्रारंभ की टीचिंग की? 1917 में मंगलुरु में गणित के सहायक प्राध्यापक के रूप में शुरुआत। गणित के सहायक प्राध्यापक के रूप में शुरुआत। प्राध्यापक के रूप में शुरुआत। प्राध्यापक के रूप में शुरुआत। गणित के सहायक प्राध्यापक के रूप में शुरुआत। 1923 में फिर इन्होंने क्या है, प्रेसिडेंसी कॉलेज में पढ़ाया, ठीक है। प्रेसिडेंसी कॉलेज में प्राध्यापक रहे, ठीक है। अब जो मेन इंपॉर्टेंट पूछा जाता है कि ये रंगनाथन गणितज्ञ थे, तो गणितज्ञ से लाइब्रेरियन कब बने? गणितज्ञ से लाइब्रेरियन कब बने? लाइब्रेरियन कब बने? तो गणितज्ञ से लाइब्रेरियन ये 1924 में बने। कब बने? 1924 में। 1924 में डॉक्टर SR रंगनाथन गणितज्ञ से लाइब्रेरियन बने। अब जो रंगनाथन पे प्रश्न पूछा जाता है, इनके किताबों से तो प्रश्न पूछा ही जाता है, इनकी उपाधियों से प्रश्न पूछा जाता है। क्या पूछा जाता है? इनकी उपाधियों से प्रश्न पूछा जाता है। रंगनाथन साहब को उपाधियां, वह पुरस्कार भी शामिल है। उपाधियां व पुरस्कार, ठीक है। अब देखो उपाधियां व पुरस्कार में सर्वप्रथम उनको इंग्लैंड में स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की उपाधि दी गई। स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप की उपाधि कब दी गई? इंग्लैंड में 1924 में, ठीक है, जब ये अध्ययन के लिए गए थे, तो स्कूल ऑफ लाइब्रेरियनशिप। दूसरी इनको उपाधि मिली थी राय साहब की। ये किसके द्वारा दी गई? 1934 में अंग्रेजों के द्वारा। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा, ठीक है। फिर इनको क्या है, एक उपाधि दी गई डी.लिट की। डी.लिट की उपाधि कब दी गई? 1948 में दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा। दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा, ठीक है। फिर उसके बाद में इनको पद्मश्री अवार्ड दिया गया। पद्मश्री पुरस्कार कब दिया गया इनको? ठीक है, 1957 में, 1957 में। फिर इनको मार्गरेट मान पुरस्कार दिया गया। कौन सा? मार्गरेट मान, ठीक है। ये अमेरिकन लाइब्रेरी एसोसिएशन द्वारा दिया जाने वाला पुरस्कार है। और कब दिया गया?
1970 में दिया गया। कब दिया गया? 1970 में। तो यहाँ से भी प्रश्न पूछा जाता है, याद रखना, मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब जो प्रश्न पूछा जाता है पुस्तकालय आंदोलन से, भारत में पुस्तकालय आंदोलन से प्रश्न बनता है। कहाँ से बनता है? पुस्तकालय आंदोलन। अब देखो भारत में पुस्तकालय आंदोलन के बारे में अपन बात करें तो सबसे पहले क्या है, आंदोलन प्रश्न जो मेन इंपॉर्टेंट बनता है, भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है या शुरुआतकर्ता कौन है? तो पुस्तकालय आंदोलन के जनक कौन है भारत में? सियाजी राय गायकवाड़। कौन है? सियाजी राय गायकवाड़। सियाजी राय गायकवाड़ कौन है? सियाजी राय गायकवाड़ तृतीय भारत में पुस्तकालय आंदोलन के जनक। ये कौन थे? बड़ौदा के राजा थे। कौन थे? बड़ौदा के राजा। ये बड़े दूरदृष्टा और विद्वान शासक थे। इन्होंने भारत में पुस्तकालय आंदोलन की शुरुआत की। इन्होंने क्या किया? अमेरिका से W.A. बोर्डन को बुलाया, जो मेलविल डेवी का शिष्य था। W.A. बोर्डन को, कहाँ से? USA से W.A. बोर्डन को बुलाया। ये मेलविल डेवी के शिष्य थे। ठीक है, कब बुलाया? 1910 में बुलाया। कहाँ पे बुलाया? बड़ौदा में बुलाया। इन्होंने बड़ौदा में पुस्तकालय की स्थापना की और एक कोर्स को प्रारंभ किया। वो कोर्स पूछा जाता है रिफ्रेशर कोर्स। ठीक है, तो भारत में लाइब्रेरी साइंस में शुरू होने वाला प्रथम कोर्स कौन सा माना जाता है? रिफ्रेशर कोर्स माना जाता है। हालांकि देखो, एक टेक्निकल ट्रेनिंग जो दी गई थी, टेक्निकल ट्रेनिंग जो जॉन मैकफार्लेन के द्वारा इंपीरियल लाइब्रेरी में दी गई थी, वो जो टेक्निकल ट्रेनिंग जो 1902 से 1906 तक जब मैकफार्लेन अध्यक्ष थे ना, जॉन मैकफार्लेन या जे मैकफार्लेन अध्यक्ष थे, उस समय इंपीरियल लाइब्रेरी में एक ट्रेनिंग, वो सेटअप प्रोग्राम था, ट्रेनिंग सेटअप। उसमें कैसे कैसे किताबें जमानी, निदानियों पर व्यवस्थापन कैसे करना है, कैसे विभागों का संचालन, वो एक तरह से प्रैक्टिकल ट्रेनिंग प्रोग्राम था, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग थी वो। इसको ऐसे करना है, ऐसे करना है, वो एक तरह से अनुभव लेना प्रशिक्षण में। तो वो कोर्स सही तरीके से कहूँ तो वो पहला नहीं माना जाता है। पहला क्या माना जाता है? रिफ्रेशर कोर्स ही माना जाता है। ठीक है, अब देखो इसके बाद में बात करें, W.A. बोर्डन आए। ठीक है, ये रिफ्रेशर कोर्स की शुरुआत कर दी। अब जो सेकंड कोर्स जो शुरुआत होती है वो दूसरा होता है पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा। किसके द्वारा? पंजाब यूनिवर्सिटी, वर्तमान लाहौर पाकिस्तान में पड़ती है। ठीक है, पाकिस्तान में, पाक में। ठीक है, वर्तमान पाकिस्तान में। उस समय तो अपना स्वतंत्र भारत था, तो भारत में ही थी। अब पंजाब विश्वविद्यालय में जो शिक्षक को बुलाया गया वो थे A.D. डिकिंसन। A.D. डिकिंसन महोदय आए थे। ठीक है, कब आए थे? 1915 में। ठीक है, और इन्होंने पंजाब विश्वविद्यालय में कोर्स प्रारंभ किया था, उसका नाम था डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। तो डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत भारत में सर्वप्रथम किसने की? पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा की गई। प्रश्न दूसरा बनता है, विश्वविद्यालय स्तर पर भारत में शिक्षा का प्रारंभ सबसे पहले कब हुआ? तो विश्वविद्यालय स्तर पर भी पंजाब विश्वविद्यालय द्वारा ही प्रारंभ किया गया। अब देखो बात करें, पंजाब विश्वविद्यालय 1915 हो गया। उसके बाद में क्या है कि 1935 में प्रशिक्षण कोर्स का प्रारंभ होता है। ये प्रशिक्षण कोर्स कौन चलाता है? प्रशिक्षण कोर्स जो चलाता है वो इंपीरियल लाइब्रेरी में K.M. असदुल्ला चलाते हैं। कौन सी लाइब्रेरी में? इंपीरियल लाइब्रेरी। इसको ट्रेनिंग कोर्स के नाम से जाना जाता है। 6 महीने का होता है। कितने महीने का? 6 महीने का। किसने चलाया? K.M. असदुल्ला ने चलाया। किस में चलाया? इंपीरियल लाइब्रेरी में। कब तक चला? 1945 तक चला। ठीक है, ये बात होगी। अब इसके बाद में 1937 में 1937 में मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत की गई। मद्रास विश्वविद्यालय द्वारा कोर्स कौन सा शुरू किया गया? PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस। PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस की शुरुआत किसने की? पंजाब मद्रास विश्वविद्यालय में 1937 में इसकी शुरुआत की गई, PG डिप्लोमा इन लाइब्रेरी साइंस की। ठीक है, मद्रास विश्वविद्यालय में। फिर इसके बाद में बात करें तो देखो
1947 में जब देश आज़ाद हुआ उस समय बीलिप कोर्स का प्रारंभ हुआ, बैचलर इन लाइब्रेरियन, या इसको BLIS के नाम से भी बैचलर इन लाइब्रेरी साइंस भी बोला जाता है। ये किसने प्रारंभ किया? अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय द्वारा यह कोर्स प्रारंभ किया गया। भारत में बीलिप सर्वप्रथम, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। फिर इसके 2 साल बाद 1949 में एमलिप कोर्स का प्रारंभ किसके द्वारा किया गया, या इसको MLIS भी कहते हैं। इस कोर्स का प्रारंभ दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। किसके द्वारा? दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा। किसके द्वारा? दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा किया गया। फिर इसके 2 साल बाद 1951 में PhD कोर्स, PhD इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स भी किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? PhD इन लाइब्रेरी साइंस कोर्स किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? ये भी DU, दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ही प्रारंभ किया गया। फिर 1978 में 1978 में MPhil इन लाइब्रेरी साइंस किसने प्रारंभ किया? MPhil इन लाइब्रेरी साइंस किसने प्रारंभ किया? ये भी दिल्ली यूनिवर्सिटी द्वारा ही प्रारंभ किया गया। फिर 1992 में उत्कल विश्वविद्यालय उड़ीसा द्वारा, उत्कल यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी, उत्कल यूनिवर्सिटी उड़ीसा द्वारा डीलिट प्रारंभ किया गया। डीलिट कोर्स किसके द्वारा? उत्कल विश्वविद्यालय 1992 में उड़ीसा द्वारा प्रारंभ किया गया। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है, पिक ले लो आप। आयोग, ठीक है, रीचे कमेटी, फैजी कमेटी, ये भारत स्वतंत्रता से पहले 1939 में आई थी फैजी कमेटी। उसके बाद में 1948 में आया था राधा कृष्णन आयोग, राधा कृष्णन। इसको स्वतंत्र भारत का प्रथम आयोग माना जाता है उच्च शिक्षा में, ठीक है। इसको उच्च शिक्षा आयोग भी कहा जाता है, उच्च शिक्षा आयोग भी कहा जाता है। देखो इंपॉर्टेंट प्रश्न बनता है, वैसे आयोग में डिटेल से पढ़ाऊंगा लेकिन अभी इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूँ, ठीक है। इसने जो कहा था, इसकी जो अनुशंसा है वो मेन एग्जाम में पूछी जाती है। राधा कृष्णन आयोग ने यूजीसी की स्थापना की मांग की थी। सर्वप्रथम यूजीसी की स्थापना भारत में होनी चाहिए, ये मांग किसने की? यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की स्थापना होनी चाहिए, कि राधा कृष्णन आयोग या उच्च शिक्षा आयोग ने की थी। ये आयोग 1948 में आया, 1949 में इसने अपनी रिपोर्ट पेश की, ठीक है, और इसने यूजीसी की स्थापना की मांग की। तो यूजीसी की स्थापना जो है दिसंबर 1953 में, लेकिन संवैधानिक रूप से कब हुई? नवंबर 1956 में संवैधानिक रूप से यूजीसी की स्थापना कर दी गई, यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन की। दूसरा जो है, इसने जो इसकी जो डिमांड थी वो ये थी कि 6.5% पुस्तकालय विकास पर खर्च होना चाहिए। कुल बजट का आप कितना? 6.5% किस पर खर्च करो? लाइब्रेरी पर खर्च करो, ठीक है। ये बात किसने की? राधा कृष्णन आयोग ने कही थी। तो ये मेन बातें याद रखनी है। कुल मिला के आए राधा कृष्णन के बाद 1952 में मुदालियर आयोग पढ़ना है आपको, मुदालियर, लक्ष्मण मुदालियर की अध्यक्षता में आया था, ठीक है। उसके बाद में 1957 में सिन्हा कमेटी पढ़नी है। सिन्हा कमेटी की एक बात याद रखनी, भारत में पुस्तकालयों का जाल बिछाने की अनुशंसा किसने दी? संपूर्ण भारत में तो वो सिन्हा कमेटी नहीं दी, कि ग्रामीण से लेकर के केंद्र तक पुस्तकालयों का जाल बिछाना, ठीक है। यानी कि केंद्रीय पुस्तकालय, फिर राज्य केंद्रीय पुस्तकालय, फिर जिला पुस्तकालय, तालुका पुस्तकालय, सब डिवीजन पे, उपखंड लेवल पर, फिर वापस ग्राम पुस्तकालय तक ये जाल बिछाने की अनुशंसा दी सिन्हा कमेटी ने, ठीक है। फिर 1957 में यूजीसी द्वारा लाइब्रेरी एडवाइजरी कमेटी हो गई। फिर 1957 में रंगनाथन कमेटी आई, ठीक है, रंगनाथन, ठीक है, जिसकी रिपोर्ट 1961 में आई। फिर उसके बाद में एक रिव्यू कमेटी आई। उसके बाद में फिर 1964 में कोठारी कमीशन, दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में कोठारी कमीशन आया, ठीक है। फिर आपको नेपलिस पढ़ना है, ठीक है, नेशनल पॉलिसी ऑन लाइब्रेरी साइंस, ठीक है। तो ये मेन आयोग आपको अध्ययन करने हैं। किसने 6% कहा, किसने 6.5%, कोठारी ने 6 से 10% तक कहा था खर्च होना चाहिए, ठीक है। सिन्हा कमेटी ने कहा था कि 6 पैसा, ठीक है,
6 पैसा कहा था सिन्हा कमेटी ने, और उतने ही क्या है स्थानीय निकायों व राज्य सरकारों द्वारा लिए जाना चाहिए। स्थानीय निकायों व राज्य सरकारों से उतना ही लेना चाहिए 6 पैसा। ठीक है, कमेटी सिन्हा कमेटी ने कहा था। कोठारी आयोग ने कहा था कि 6 से 10%। ठीक है, रंगनाथन कमेटी ने कहा था 6%। ठीक है, तो ये बातें याद रखनी, ये पूछा जाता है प्रश्न एग्जाम में, मेन बातें। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक थे जो मैंने पढ़ा है। इनमें से देखना निश्चित रूप से आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने को मिलेगा, संदर्भ विभाग से निश्चित रूप से प्रश्न आएगा। ठीक है, आप लिख लेना, वहाँ से प्रश्न जरूर आएगा, संदर्भ विभाग जो मैंने पढ़ाया। ठीक है, और जो भी टॉपिक आज पढ़ाए लगभग वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वहाँ से प्रश्न आएगा। थैंक यू फॉर बीइंग विथ अस। अब आगे की बातें कल करेंगे। 5वीं यूनिट के बारे में बताऊंगा कि कहाँ कहाँ से प्रश्न पुटअप होता है। 2nd यूनिट के बारे में बताऊंगा कहाँ कहाँ से प्रश्न पुटअप होता है। वही चीज़ बता रहा हूँ जहाँ से लगभग 99% प्रश्न आता है। ठीक है, ओके।